हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के हैं और विषय हिंदी। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न, तानसेन के गुरु थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तानसेन गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्दे कविता के रचनाकार है। वर्दे कविता के रचनाकार हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें सही आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिवान में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अभी। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वेद। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर आएगा 1914 में। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा ने खालिस्तान ने बसाया था। आपका प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मानधाता। किसने बसाया था? मानधाता। फिर दूसरा देखिए, चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? चरण। क्या हो जाएगा? चरण। 9 पर खालिस्तान सवार थे, तो 9 पर 9 सवार थे। प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है, तो प्रार्थना मन की पुकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तीनों उत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है नेक्स्ट अगला प्रश्न? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। धर्मरथ के 2 पहिए कौन कौन से हैं? तो सूर्य और धैर्य धर्मरथ के 2 पहिए हैं। अगला प्रश्न देखिए। उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्मवाचक शब्द। विभक्त रस का स्थायी भाव लिखिए। तो विभक्त रस का स्थायी भाव होगा घृणा या जुगुप्सा। अगला प्रश्न देखिए। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, बिंदु में ब्रह्मा कुंडलिनी शक्ति का ध्यान सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है। डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहा गया? तो उत्तर होगा राष्ट्रहित के लिए जिस प्रकार भामाशाह ने अपना संचित धन महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया, उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। इस कार्य के लिए उन्हें आरंभ में 20 लाख रुपए दिए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पूर्व अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई में से लगभग 2 करोड़ रुपए की धन संपत्ति सागर विश्वविद्यालय को अर्पित कर दी। अतः राष्ट्रहित के लिए किए गए इस पुण्य कार्य के लिए डॉक्टर गौर भामाशाह कहलाए। अगला प्रश्न देखिए। उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। उपकार मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। उपकार मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। अगला प्रश्न देखिए। करुण रस का स्थायी भाव है, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा दुख। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? दुख। अगला प्रश्न देखिए। आँखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य में लिखिए। तो आँखों का प्यारा यानी अत्यंत प्रिय और प्रयोग किए मोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। परोपकार शब्द का संधि विक्षेप लिखिए। पर धन उपकार। उत्तर क्या होगा? पर धन उपकार। क्या हो गया? परोपकार। ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो एकता प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में, इसलिए ता कहाँ जाएगा? एक लिख के ता लिख दी, तो एकता। इस प्रकार प्रत्यय लगा दिए। छंद किसे कहते हैं? निश्चित गति और यति के क्रम से जो वाक्य की रचना होती है उसे छंद कहते हैं। प्रश्न था छंद किसे कहते हैं? तो उत्तर हो गया निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए क्या कह रहा है। आज के विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी के बल पर वह निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। अधिकांश धनवान बच्चे इस गुण से वंचित रहते हैं।
उन्हें उदर पूर्ति के लिए पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसलिए वे श्रम से कतराते हैं। स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकता है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो आप इसमें जो स्वावलंबी है, स्वयं के द्वारा मेहनत किया हुआ, जो दूसरे पे डिपेंड ना हो, तो उसका गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? स्वावलंबन। स्वावलंबी बनने से क्या लाभ है? स्वावलंबी बनने से हम निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं और राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों ने से किन किन बातों से में भिन्न थी? डॉक्टर चंद्रा एक अपंग लड़की थी। उसका ऊपरी धड़ निर्जीव था, परंतु फिर भी वह सामान्य जनों जैसा कार्य करती थी। अपनी अपंगता को अपने विकास के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसकी आंखों में अदम्य उत्साह था और चेहरा आभा से सदैव दमकता रहता था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उसे कविताएं लिखने, सिलाई कढ़ाई, डिजाइन बनाने और संगीत सुनने का शौक था। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपंग होने पर भी सामान्य जनों से भिन्न थी। अगला प्रश्न देखिए। गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गौवर्ण राजा के पास गीता के श्लोकों का अर्थ समझाने के लिए आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखिए। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उनकी भक्ति में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम समाया हुआ है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। गिरधर गोपाल के प्रेम में उन्होंने लोक लाज पर सब छोड़कर उन्हीं से अपनी प्रीत लगाई। उनकी भक्ति में विरह की व्याकुलता भी है और वेदना की तीव्रता अनुभूति है। नेक्स्ट इसी का 8वां प्रश्न देखिए। चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़ के राजपूतों ने मुगल सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी वीरता से जौहर दिखाए थे। इस कार्य में यहाँ की राजपूत स्त्रियों ने भी अपने जौहर दिखाए। अगला प्रश्न। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। ध्यान के किसी एक आसन में बैठ जाए। दोनों हाथ के अंगूठे से कान बंद कर शेष अंगुलियों से आँखों को ढकते हुए चेहरे पर स्थापित करें। श्वास भरकर नाक से भ्रमर जैसी आवाज़ निकालें। इसे 5 से 10 बार करें। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? उत्तर देखिए। ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में 100 बातें सुनकर उन्हें याद रखते हैं और फिर उन्हें उसी क्रम में दोहराते हैं, उन्हें शतावधानी व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें पढ़ाई की जानकारी दी हो। जब आपको पत्र लिखना रहे तो सबसे पहले अपने पिताजी को लिख रहे हैं या भाई को लिख रहे हैं या माता जी को लिख रहे हैं या बहन को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? जिस पिताजी को लिख रहे हैं तो परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ स्वस्थ एवं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बोर्ड की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। साल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। मैं अच्छे अंक पाने के लिए खूब या बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो कैसे अंक आते हैं। अच्छे अंक पाने पर अच्छी शाला में नाम दर्ज हो सकता है। शेष कुशल हूँ, आपका पुत्र आशीष। इस प्रकार से आपको पत्र लिखने के लिए आया तो आप पत्र लिख सकते हैं। फिर आवेदन पत्र भी आ सकता है। तो आवेदन पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रार्थना पत्र कहते हैं जिसे। सेवा में श्रीमान प्रधान पाठक महोदय और स्कूल का नाम लिख देंगे। विषय शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। महोदय जी, सर निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है, साथ मेरा परिवार मुरैना जा रहा है, अतः अब मैं अपना अध्ययन इस विद्यालय में जारी नहीं रख सकूंगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि शीघ्र ही मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें जिसमें मुरैना के किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। आप अपने आधार पे इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ धन्यवाद लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम रहेगा और कक्षा। ठीक, इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ में सहित व्याख्या कीजिए। आपको गद्यांश आएंगे। गद्यांश किस पाठ का है, उसका संदर्भ और क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। संदर्भ में क्या क्या आता है? संदर्भ में पाठ का नाम आ जाता है और कवि का नाम। और प्रसंग में जो आपका गद्यांश है, गद्यांश में जो बताया गया उसके आधार पर आप प्रसंग लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं उसकी। फिर इसी प्रकार आपको प्रसंग और व्याख्या, फिर पद्यांश आएंगे। पद्यांश में भी आपको किस पाठ का है और कवि का नाम क्या है आपको ये लिखना है।
देख लीजिए, हमने एक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न जो आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक की जो कहानी याचक और दाता की या नन्हा सत्याग्रही में से किसी एक कहानी का सारांश लिखने को आएगा, तो आप उसमें से लिख देंगे। जैसे याचक और दाता में देखिए, एक याचक दाता एक कहानी है। यह एक कहानी एक नेत्रहीन वृद्ध महिला की है। एक बार उसे एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। वह उसे उठा लाती है और उसका लालन पालन करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। अपनी आजीविका के लिए वह मंदिर पर फूल बेचती थी। नेत्रहीन होने के कारण लोग फूल लेकर पैसे उसकी झोली में डाल जाते थे। घर पहुंचकर वह बच्चे को खूब प्यार करती और जो पैसे बचते उसे झोपड़ी में गड़ी एक हांडी में रख देती। उसी नगर में एक सेठ बनारसी दास रहते थे। वह कुछ अमानत रखकर लोगों को कर्ज दिया करते थे। क्षेत्र के मजदूर भी अपनी कमाई की बचत उन्हीं के पास रखते थे। हांडी में अधिक धन हो जाने पर चोरी के भय से वृद्धा ने भी उसे सेठ जी के पास यहाँ जमा कर दिया। 2 साल बाद वृद्धा के बेटे को बुखार आया। जैसे ही पैसे जी जरूरत पड़ने पर वह सेठ जी के यहाँ पहुँची, लेकिन सेठ जी ने उसे हांडी देने से इनकार कर दिया। वृद्धा ने रो रो कर सेठ जी से विनती की, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं हुआ। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंत में वह बच्चे को लेकर सेठ के यहाँ पहुँच गई। सेठ जी बच्चे की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह बच्चा उनका स्वयं का है जो मेले में खो गया था। उन्होंने वृद्धा से बच्चा छीन लिया और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराया। डॉक्टर के इलाज करने पर बच्चे को होश आ गया, लेकिन अपनी वृद्धा माँ को पास ना पाकर वह रोने लगा और उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। अंत में सेठ जी स्वयं उस वृद्ध महिला की झोपड़ी में पहुंचा, उससे माफ़ी मांगी और अपने साथ चलने की प्रार्थना की। वृद्धा का ममतत्व जाग उठा। उसने सेठ जी के घर जाकर बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। बच्चे को तुरंत होश आ गया। कुछ दिन बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वृद्धा जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उसे वहीं रुकने की बात की, लेकिन वह ना मानी। उसने अपनी हांडी भी सेठ से नहीं ली। झोपड़ी में आकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आज सेठ से भी महान हो गई, क्योंकि सेठ याचक था और वह दाता थी। इस प्रकार ये याचक और दाता कहानी का बारे में आपको बताएं। आप नन्हा सत्याग्रही के बारे में भी एक कहानी है, उससे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो आपके निबंध हैं, वृक्षारोपण, कोई त्यौहार, विज्ञान का चमत्कार, तो इनकी तैयारी कर लीजिए। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो पेपर है किस प्रकार से आएगा, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर अच्छे से कीजिए, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, क्योंकि आपको 60 अंक का पेपर आएगा और 33% अंक लेना आपको अनिवार्य है। ठीक है बच्चों।